नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर चर्चा करते हुए एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सामने आता है, कच्चा तीवू द्वीप। बेसिकली ये कभी इंडिया की टेरिटरी हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट डे इसका एडमिनिस्ट्रेशन श्रीलंका के पास में है। और इसी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि क्या इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसे श्रीलंका को गिफ्ट में दे दिया गया था। आज के लेक्चर में हम लोग इससे जुड़े हुए विवाद के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे इस टापू के इतिहास के बारे में। बट उससे पहले बात करेंगे हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 26 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के द्वारा एडमिट किया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। लेकिन ये 10 अगस्त को डिफीट हो जाता है, क्योंकि 8, 9 और 10 अगस्त को इसके ऊपर चर्चा हुई और वोटिंग हुई। लेकिन फाइनली 10 अगस्त को यह डिफीट हो जाता है। अगर तो हम लोग इतिहास में झांक के देखें तो बताया ये जाता है कि ये 28वीं बार था जब लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट किया गया था। इससे पहले 27 बार लोकसभा के अंदर यह एडमिट किया जा चुका है और 3 बार ऐसा हुआ है कि जब इसकी वजह से सरकारें गिरी हैं। सबसे अधिक बार बताया जाता है इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ यहाँ पे 1 बार लाया गया था 1962 के अंदर, और मोरारजी देसाई के खिलाफ जब ये लाया गया 1979 के अंदर, तो इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया और सरकार यहाँ पे गिर जाती है। लेकिन फाइनल वोट के दौरान जब सरकार गिरती है तो ये बात आती है 1990 के दौरान। 7 नवंबर को वीपी सिंह की सरकार गिरती है, क्योंकि इनके पास में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था, अर्थात पूर्ण बहुमत नहीं दिखा पाए। इसी प्रकार आप देख पाओगे जिस महीने की सरकार गिर जाती है एच डी देवगौड़ा साहब की, इनके पास भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी मात्र 1 वोट से गिर जाती है। तो ये 3 टाइम ऐसा हमने देखा जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से सरकारें गिरी थी। लेकिन इस बार तो देखिए सबको मालूम था कि सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि एनडीए के पास में आपको पता पूर्ण बहुमत है, 333 सीटें हैं इनके पास में है। लेकिन फिर भी अपोजिशन का ये कहना है कि मणिपुर इश्यू को लेकर हम लोग ये वाला जो कॉन्फिडेंस है लेके आए थे। अब यहाँ पे इस पूरी डिबेट के दौरान प्रत्येक एमपी को यहाँ पे अपना मंतव्य पेश करने का मौका दिया गया, सबने अपनी बात रखी और फाइनली पीएम मोदी जी के द्वारा लास्ट में यहाँ पे अपना स्पीच होता है। बताया ये जाता है कि 2 घंटे 13 मिनट का ये स्पीच था, और जब ये 90 मिनट का स्पीच हो चुका था तब अपोजिशन यहाँ पे वॉकआउट कर जाता है फ्रॉम दी लोकसभा, क्योंकि इनका कहना था कि आप मणिपुर इश्यू के ऊपर अभी भी नहीं बोल रहे हो। लेकिन फाइनली उसके बाद फिर वॉकआउट के बाद मणिपुर इश्यू के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने अपना बात रखी, कहा कि जो भी यहाँ पे गलती है, जो भी परपेट्रेटर हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा और राज्य के अंदर पीस एंड हार्मोनी स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ सरकार प्रयासरत है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हमारा सवाल अब भी वही है कि क्यों 100 दिन लग गए आपको मणिपुर नहीं गए और उसके ऊपर आपने कोई भी अपनी बात नहीं रखी। इसके बाद पीएम मोदी जी ने बोला कि जो वॉकआउट कर गए हैं उनसे कम से कम ये तो पूछना चाहिए कि कच्चा तीवू है क्या चीज, ये किसी जगह का नाम है या फिर यह कोई दूसरी चीज है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गेव कच्चा तीवू आइसलैंड टू दी श्रीलंका, पीएम मोदी ने ऐसा बोला। और आप देख पाओगे इन्होंने ये भी बताया कि तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे चिट्ठी लिखकर ये बोला है कि आप इस इशू को रेज कीजिए श्रीलंका के साथ में, और बेसिकली जो है हमारा आइसलैंड है इसको वापस इंडिया के अंदर मिलाइए। अब रिसेंट आपको पता है 21 जुलाई को जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे भारत के अंदर आए थे, तब एम के स्टालिन के द्वारा चिट्ठी लिख के पीएम मोदी जी को बोला गया था कि इस इशू को रेज कीजिए और जो हमारी टेरिटरी है वो हमारे देश के अंदर मिलाइए। तो हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे गया और वर्तमान में क्या स्टेटस है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर लेना। तो आप देख पाओगे पाक जल स्टेट के अंदर ये एक छोटा सा आइसलैंड है जिसकी एरिया बताया जाता है 285 एकड़्स और इनहेबिटेटेड है, मीन्स यहाँ पे कोई भी निवास नहीं करता है, खास करके लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। 1.6 किलोमीटर इसकी लेंथ बताई जाती है एंड 300 मीटर ये वाइड बताया जा रहा है। अच्छा, रामेश्वरम से अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर पड़ता है 33 किलोमीटर। जाफना द्वीप से ये अगर आप इधर आओगे साउथ वेस्ट के अंदर तो ये पड़ेगा 62 किलोमीटर, और श्रीलंका के टिप से पड़ता है 24 किलोमीटर। तो पाक जल स्टेट के अंदर बेसिकली फॉल करता है।
और इसके अंदर कोई भी निवास नहीं करता है। हालांकि एक कैथोलिक चर्च यहाँ पे बना हुआ है, कैथोलिक श्राइन है, सेंट एंटोनीज चर्च। इंडिया और श्रीलंका दोनों से इस धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे प्रेयर करने के लिए जाते हैं जब इनका फेस्टिवल होता है। और इस साल भी बताया गया था कि 2,500 के तकरीबन आसपास लोग यहाँ पे पहुंचे थे। इस द्वीप का निर्माण होता है 14वीं शताब्दी के आसपास, एक वोल्केनिक इरप्शन के दौरान। राइट, इसके बाद इसके ऊपर मेडिवल पीरियड में हम देखते हैं जाफना किंगडम का राज आ जाता है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करता था। ये आप देख पाओगे, जाफना किंगडम ने अपना इसके ऊपर अधिकार जमा लिया था। 17वीं शताब्दी के आसपास इसका कंट्रोल आ जाता है रामनद डायनेस्टी के पास में, जो कि रामेश्वरम के एक वंश हुआ करता था। रामेश्वरम हमारा हिस्सा है। और फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिश टाइम पे इट बिकम द पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। और 1921 के अंदर दोनों देश इसके ऊपर क्लेम करने लग जाते हैं टू डिटरमाइन द फिशिंग बाउंड्रीज। फिर श्रीलंका के द्वारा इसके ऊपर एक सर्वे किया जाता है और अपना हिस्सा बताया जाता है। लेकिन भारत की तरफ से भेजा गया एक डेलीगेशन, जो कि ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, इसको चैलेंज करता है और कहा जाता है कि देखिए, ये रामनद किंगडम का हिस्सा हुआ करता था और इसी वजह से ये भारत का पार्ट है और भारत के अंदर होना चाहिए। सो दैट ये आज़ादी के बाद भी 1974 तक एक डिस्प्यूटेड लैंड बना रहा दोनों देशों के बीच में। 1974 के अंदर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रयास किए गए कि जो भी हमारे मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं दोनों देशों के बीच में और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको सुलझाना चाहिए। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट। इसी एग्रीमेंट के तहत इंदिरा गांधी इसको सीडेड कर देती हैं टू दी श्रीलंका। और यहीं से फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने बोला कि इसकी लिटिल स्ट्रेटेजिक वैल्यू है और कोई खास हमारे लिए इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर तो ये श्रीलंका को चला जाता है। फिर यहाँ पे बाउंड्रीज तय कर दी जाती हैं, जैसे कि आप देख पाओगे हमारे जो कोस्टल एरिया है उससे 200 नॉटिकल मील तक हमारा इकोनॉमिक जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो दैट दोनों का जो इकोनॉमिक जोन था वो कहीं ना कहीं ओवरलैप होना हमको दिख रहा है ना। तो इसीलिए कन्फ्लिक्ट था कि हमारा जोन कहाँ तक है, इंडिया का जोन कहाँ तक है। फिर यहाँ पे एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि दोनों का जो इकोनॉमिक जोन होगा वो कहाँ तक रहेगा, और इसी दौरान फिर ये द्वीप चला जाता है श्रीलंका के पास में। इस एग्रीमेंट में ये भी लिखा गया था कि इंडियन फिशरमैन्स को इसका एक्सेस दिया जाएगा, इसके आसपास हम लोग फिशिंग कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसको कभी अच्छे ढंग से लागू नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारे फिशरमैन जो यहाँ पे फिशिंग करने जाते थे, श्रीलंकन कोस्ट गार्ड के द्वारा उनको बंदी बना लिया जाता है, उनको कई सालों तक जेल के अंदर रहना पड़ता है और फिर नेगोशिएशन के बाद में उनको छोड़ा जाता है। तो ये कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसके बाद 1974 के अंदर 1976 के अंदर जब इमरजेंसी का टाइम था, फिर इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव जोन है उसको फिर से डिटरमाइन किया गया और यह बोला गया कि कोई भी देश एक दूसरे के इकोनॉमिक जोन को यहाँ पे ब्रीच नहीं करेगा और उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारा फिर यहाँ पे डिटरमाइन किया गया था और ये लैंड चला जाता श्रीलंका के पास में। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट का इस पे क्या पोजीशन है, वो क्या कहती है? तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का सीधा सीधा यही कहना है कि विदाउट कंसल्ट, हमसे विदाउट कंसल्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दे दिया। तो ये बिल्कुल भी बात सही नहीं है, क्योंकि आप देख पाओगे रामेश्वरम कभी ना कभी रामेश्वरम पार्ट है तमिलनाडु का, और रामेश्वरम का ये कभी ना कभी पार्ट हुआ करता था, इसीलिए बेसिकली बिलोंग करता तमिलनाडु स्टेट को। तो तमिलनाडु की जो असेंबली है उससे कंसल्टेशन बहुत जरूरी थी, ऐसा इनका कहना है। उस दौरान 1976 के दौरान जब ये दिया गया था, तब बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हमको देखने के मिले थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, और उन्होंने कहा कि रामनद जमींदारी डायनेस्टी को बिलोंग करता है, इसीलिए हमारा है, एंड ट्रेडिशनली फिशिंग राइट्स ऑफ द इंडियन तमिल फिशरमैन, तो ये भी हमारे पास होने चाहिए। अब 2008 के अंदर एआईएडीएमके की जो सुप्रीमो है जयललिता जी, वो पहुंच जाती है हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर इसको फाइल करती हैं मामले को। उसके बाद ये मामला चला जाता है 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 2011 में भी इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया इसको लेकर कि ये हमारी जो है टेरिटोरी है इंडिया की। ठीक है, फिर जो द्वीप है वाज नॉट सीडेड टू श्रीलंका, सेंटर ने ऐसा बताया कोर्ट के अंदर कि देखिए हमने ऐसा बिल्कुल भी इनको गिफ्ट में या फिर ऐसे नहीं दिया गया है, ये एक एग्रीमेंट के तहत हुआ है। तो अभी अगर प्रेजेंट डे देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला अभी भी चल रहा है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से इसको वापस लिया जा सकता है या फिर ये नहीं ले सकते हैं। तो काफी मुश्किल लगता है मुझे तो, क्योंकि जो एग्रीमेंट के तहत चीजें गई हैं
तो वापस उसको लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या हमको ये वापस लेना चाहिए या किस प्रकार से हम इसको वापस ले सकते हैं। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।